Hello everyone. Today we are going to read the third chapter of class 10th from the book Resolution. Growing up pains. Growing up pains means होता है बढ़ती उम्र की पीड़ाएं। ये कहानी एक कॉन्फ्लिक्ट को डिस्प्ले करती है जो पेरेंट्स और टीनेजर के बीच में होता है। ये कहानी दिखाती है, डिस्प्ले करती है, डिपिक्ट करती है कि किस तरीके से जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने बच्चे को लेकर के, जबकि वो जो बच्चा है, जो टीन एजर है, वो अपने ही अकॉर्डिंग जीना चाहता है, अपने तरीके से जीना चाहता है और उसे अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा स्पेस की नीड होती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम समीर है। तो इस कहानी का जो नरेटर है वो समीर है। देखिए, लाइफ इज हार्ड आई टेल माई सेल्फ। जीवन कठिन है, मैं अपने आप से कहता हूँ। एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर, जब मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूँ। एंड वॉच एक्ने, और एक्ने को देखता हूँ। एक्ने का मतलब होता है जो पिंपल्स आ जाते हैं चेहरे पर। आमतौर पर जो टीनेजर जो होते हैं, जो टीन एज होती है, उसमें ये पिंपल्स आ जाते हैं। दैट ड्रेडिड स्कम ऑफ अ डिजीज। ड्रेडिड मीन्स होता है भयावह, जो भयानक होते हैं। स्कम की यदि बात करें तो स्कम होता है झाग। जैसे आपने कभी कभार देखा होगा कि कोई लिक्विड है, उस लिक्विड के ऊपर कुछ फॉर्म से यानी कि झाग से जम जाते हैं और वो उसकी जो लिक्विड की गंदगी है वो ऊपर आकर के जम जाती है एक झाग के रूप में, वो होती है स्कम। तो चलिए समझते हैं। लाइफ इज हार्ड आई टेल माई सेल्फ। जीवन बड़ा मुश्किल है, मैं अपने आप से कहता हूँ। एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर एंड वॉच एक्ने, जब मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूँ, दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ और अपने चेहरे पर जो पिंपल्स आ गए उनको देखता हूँ। दैट ड्रेडेड स्कम ऑफ अ डिजीज, जो इस तरीके से भयानक लग रहे हैं, जो जिस तरीके से एक बीमारी के झाग होते हैं, जिस तरीके से एक बीमारी का मतलब वो जो गंदगी के झाग होते हैं, जो लिक्विड की सतह पर आ जाते हैं, उसकी तरह जो भयानक लग रहे हैं। प्लेइंग हैवक विद माई फेस। प्ले हैवक का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, जो मेरे चेहरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो समीर यहाँ पर कह रहा है, जो लड़का जो नरेटर है वो ये कह रहा है, जब मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ और अपने चेहरे पर पिंपल्स को देखता हूँ जो उस झाग की तरह नज़र आ रहे हैं, जो झाग उस लिक्विड पर आ जाता है उसकी पूरी गंदगी के रूप में और जो बड़ा भयानक लगता है, तो मेरे चेहरे पर जो पिंपल्स आ गए हैं वो भी उतने ही भयानक लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो मेरे चेहरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि जीवन बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। आई विश आई कुड ड्राइव द पिंपल्स आउट। ड्राइव आउट मीन्स होता है किसी चीज़ को हटा देना, रिमूव कर देना। तो वो कहता है कि आई विश आई कुड, आई विश मीन्स काश, आई कुड मैं कर पाता, ड्राइव आउट कर पाता, हटा पाता, किन को, पिंपल्स को, विद अ वेव ऑफ हैंड, कि जैसे मैं हाथ हिलाता और पिंपल्स हट जाते। तो काश कि मैं अपने हाथ हिला करके उन पिंपल्स को हटा पाता। देन आई टेल माई सेल्फ दैट एक्ने इज ए टेम्पररी रेवेज दैट मेक्स लाइफ अ लिटिल लेस कंफर्टेबल फॉर अ टीनेजर। और उसके बाद मैं अपने आप से कहता हूँ कि ये जो एक्ने हैं, ये जो एक्ने हैं ये क्या है, टेम्परेरी रेवेज है, यानी कि एक वो नुकसान है, ये एक वो ये क्षति है, एक लॉस है ये जो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो आई टेल माई सेल्फ दैट एक्ने इज ए टेम्परेरी रेवेज दैट मेक्स लाइफ अ लिटिल लेस कंफर्टेबल, जो जीवन को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बना देता है, ज़्यादा तरीके से नहीं, थोड़ा। कह रहा है कि मैं अपने आप से कहता हूँ कि ये जो पिंपल्स हैं ये टेम्परेरी रेवेज हैं, ये एक अस्थाई क्षति है। दैट मेक्स लाइफ अ लिटिल लेस कंफर्टेबल फॉर अ टीनेजर, जो टीनेजर जो बच्चा होता है उसके जीवन को थोड़ा सा लेस कंफर्टेबल बना देते हैं। बट इट इज़ अ श्योर साइन ऑफ अ चाइल्ड मोल्टिंग इनटू एन एडल्ट, लेकिन ये पक्का सबूत है, साइन है किसका, कि एक बच्चा जो है मोल्ट हो रहा है इनटू एन एडल्ट, एक वयस्क में। अब मोल्ट को समझें, जैसे कि एक स्नेक होता है, स्नेक जब एडल्ट होता है तो उसकी जो कैंचुल होती है वो उतार देता है, और एक बर्ड जब एडल्ट होता है तो अपने पुराने जो पंख होते हैं उनको झाड़ देता है। उस प्रोसेस को मोल्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर जब एक
टीनेजर होता है, जब वो एडल्ट होता है, एडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो उसके चेहरे पर क्या आते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं। तो पिंपल्स आने का मतलब ये समझा जाता है आमतौर पे, अगर सीधी सीधी बात करें तो, कि बच्चा जवान हो रहा है, यंग हो रहा है। तो ये एक समस्या है, ये प्रत्येक एक टीनेजर को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो पिंपल्स फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है राइटर भी कि बट इट इज़ अ श्योर साइन ऑफ चाइल्ड मोल्टिंग इनटू एन एडल्ट, लेकिन एक पक्का सबूत है कि बच्चा जो है वो एडल्ट हो रहा है। लाइफ इज़ टफ, आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर वेन इट स्ट्राइक्स मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। बोल्ट ऑफ लाइटनिंग का मतलब होता है एक वज्रपात की तरह, स्ट्राइक का मतलब होता है हिट करना। लाइफ इज़ टफ, जीवन बड़ा टफ है, मुश्किल है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, मैं मिरर से दूर हट जाता हूँ। वेन इट स्ट्राइक्स मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, जब ये बात मेरे दिमाग में एक बिजली की तरह कौंधती है, एक बिजली की तरह मेरे माइंड में हिट करती है, तो मैं क्या करता हूँ, उस मिरर से मैं दूर हट जाता हूँ। माई वॉइस हैज़ टर्न रफ, मेरी जो आवाज़ है वो रफ़ हो गई है। ऑलमोस्ट रॉकस, रॉकस का मतलब होता है कर्कश, श्रिल हो जाना, तीखी हो जाना। तो कह रहा है कि मेरी जो आवाज़ है वो लगभग रफ़ हो गई है, कठोर हो गई है, रॉकस हो गई है। रॉकस का मतलब भी क्या होता है, जो श्रिल हो जाती है, कर्कश हो जाती है। इट ग्रेट्स इफ़ आई मे ऐड, इस बात को समझे, इफ़ आई मे ऐड, यदि मैं और कहूँ, इसमें कुछ मैं और ऐड करूँ। इट ग्रेट्स, तो यह चिढ़ाती है, ग्रेट्स का मतलब होता है चिढ़ाना। इट ग्रेट्स इफ़ आई मे ऐड, यदि मैं और कहूँ तो ये आवाज़ जो है ये मुझे चिढ़ा रही है। वेयर एज माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, मेरी जो स्वीट, जो मेरी मधुर है, जो सॉफ्ट कोमल वॉइस आवाज़ है, कहाँ चली गई है। तो यहाँ पर देखिए लड़का पूछ रहा है, एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा है अपने आप से ही, कि मेरी जो एक मीठी, जो मेलोडियस और जो कोमल जो आवाज़ है वही से कहाँ चली गई है। हैव आई कॉट अ कोल्ड, क्या मुझे कोल्ड हो गया है, मुझे ठंड लग गई है, जुकाम हो गया है। सच ग्रफनेस गोज हैंड इन हैंड, गोज हैंड इन हैंड का मतलब होता है साथ साथ चलना, विद अ कोल्ड। तो ऐसी जो ग्रफनेस है, ऐसे ग्रफनेस का मतलब होता है जब आपकी आवाज़ में थोड़ा भारीपन आ जाता है, थोड़ी रफ़ हो जाती है, थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो कह रहा है ये जो ग्रफनेस है, ये जो थोड़ा रफ़ आवाज़ हो जाती है, थोड़ा हार्डनेस उसमें आ जाती है, ये साथ साथ चलती है किसके, कोल्ड के। तो जब आपको कोल्ड लगता है, ठंड लगती है, जुकाम हो जाता है, तो आवाज़ में जो भारीपन आता है वो तो कोल्ड के साथ साथ ही चलता है। बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर। देखिए, आई हैव नथिंग टू डू विद, ये एक मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि इसका मतलब क्या होता है और कहाँ हम इसका यूज करते हैं। जैसे आप कभी कभार कहते हैं कि आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की जब हम बातें करते हैं तो वहाँ पर आई हैव नथिंग टू डू विद, ये वाली बात हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वो कह रहा है कि बट द कॉमन कोल्ड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, कह रहा है मेरा और जो कॉमन कोल्ड है, जो एक आम ठंड लगती है या एक साधारण जो जुकाम होता है, जैसा कि जो वायरल जुकाम हो जाता है कि भाई ठंड आई तो जुकाम होने लग जाता है लोगों को, उसका और मेरा तो कुछ भी लेना देना नहीं है। मीन्स वो तो मुझे नहीं होती है, एटलीस्ट एट दिस मोमेंट, कम से कम इस समय तो नहीं होती है, इस टाइम पर तो नहीं होती है। जो एक आम कोल्ड है, एक साधारण कोल्ड है, जो किसी को भी हो जाती है, उसका और उसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। पार्टिकुलरली इस मोमेंट पे तो नहीं है, इस समय तो नहीं है। जैसे आपने देखा है कि जैसे थोड़ा सा मान लीजिए बारिश हो गई या थोड़ा सा ठंड हो गई, तो उसमें क्या होता है कि लोगों को कोल्ड हो जाता है, कोल्ड है, कफ है, ये लोगों को हो जाते हैं। तो कह रहा है कि इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मीन्स मुझे नहीं होती है वो, और पार्टिकुलरली इस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं। इज़ देयर एन अनकॉमन कोल्ड, फिर कह रहा है कि अब वो ये बातें क्यों कह रहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ में थोड़ा रफनेस आ गई है, थोड़ी रफ हो गई, हार्ड हो गई है, क्योंकि थोड़ा सा परेशान है। इज़ देयर एन अनकॉमन कोल्ड, तो क्या ये कोई अनकॉमन कोल्ड, असाधारण कोल्ड है, जुकाम है। अ लाइट बेंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट्स, बेंटर का मतलब होता है हास परिहास, और लिफ्ट माई स्पिरिट का मतलब है मेक हैप्पी, खुश करना। तो ये जो हल्का सा हास प्रयास है,
परिहास है, ये मुझे क्या करता है, थोड़ा प्रसन्न करता है, खुश करता है। आ कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड। तो एक साधारण जो जुकाम होता है, जो कोल्ड होता है, वो तो सबके लिए एक जैसा होता है। एक जैसा कैसे होता है कि भाई जैसे भी थोड़ा ठंड का टाइम आता है लगभग सबको होने लग जाता है, और सबको ही उसी तरीके से वो परेशान भी करता है। बट एवरी टाइम आई कैच अ कोल्ड, लेकिन कह रहा है कि बट एवरी टाइम आई कैच अ कोल्ड, जब कभी भी मुझे जुकाम होता है। भाई कॉमन कोल्ड तो क्या है कि जब ठंड आएगी तो जुकाम लगेगा, ऑलमोस्ट लोगों को लग जाता है, तो कॉमन है सबके लिए। उसके लिए मेरे कि मैं या कोई दूसरा बंदा तो पार्टिकुलर है नहीं, विशेष है नहीं, वो तो सबको ही लगेगा। बट एवरी टाइम आई कैच अ कोल्ड, लेकिन जब कभी भी मुझे जुकाम होता है, इट बिकम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा। लेकिन वो कह रहा है कि जब भी मुझे कोई कोल्ड हो जाता है तो वो मेरे मम्मी और पापा, मेरे फादर और मदर जो हैं, उनके लिए अनकॉमन हो जाता है। ये दिखाता है ओवर प्रोटेक्टिवनेस, कि कितने जो ओवर प्रोटेक्टिव हैं उसके पेरेंट्स, उस चीज़ को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है कि जब भी मुझे कोई जुकाम होता है, जो कि कॉमन है सबको, लेकिन जब कभी मुझे वो कॉमन कोल्ड भी हो जाता है तो मेरे पेरेंट्स के लिए वो अनकॉमन हो जाता है। दे थिंक आई हैव कम डाउन विद अ डेंजरस कोल्ड, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई खतरनाक डेंजरस कोल्ड हो गया है, वन दैट कुड किल, जो मेरी जान भी ले सकता है, जो मुझे मार भी सकता है। दे फोर्स मी इन टू बेड, वो मुझे फोर्स करते हैं बेड पर लेटने के लिए, रेस्ट करने के लिए। सेंड फॉर द डॉक्टर, सेंड फॉर मीन्स होता कॉल, बुलाना, डॉक्टर को बुलाते हैं। हु पम्प्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन इनटू माय सिस्टम, जो सभी टाइप की जो मेडिसिन हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन हैं, क्या करता है, मेरे सिस्टम में डाल देता है। कहने का मतलब है मुझे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन वो देता है, अलग अलग टाइप की मेडिसिन मुझे वो देता है। तो यहाँ पर देखा गया कि पेरेंट्स जो हैं उसके ओवर प्रोटेक्टिव हैं। उसको जब हल्का सा जुकाम होता है तब भी वो समझते हैं कि कहीं इसकी जान ना चली जाए, कहीं इसको दिक्कत ना हो जाए, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं, और वो डॉक्टर आकर के उसे दुनिया भर की मेडिसिन्स दे देता है। व्हेन आई टीज दैम, टीज का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, परेशान करना, छेड़ना, तंग करना। व्हेन आई टीज दैम फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव दे ग्रंट, ग्रंट का मतलब गुर्राना। तो कह रहा है कि जब कभी मैं उनको चिढ़ाता हूँ, छेड़ता हूँ, परेशान करता हूँ कि आप तो बड़े ओवर प्रोटेक्टिव हो, तो वो गुर्राते हैं, और गुर्रा कर क्या कहते हैं, हाउ वुड यू नो, तुम्हें क्या पता, तुम्हें कैसे पता चलेगा। यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर, तुम अभी बहुत छोटे हो हमारे डर को समझने के लिए, मीन्स अभी तुम्हें हमारा डर समझ में नहीं आएगा। आवर ओनली चाइल्ड द एप्पल ऑफ आवर आई, तुम हमारे इकलौते बच्चे हो, इकलौती संतान हो, हमारी आंखों का तारा हो। एज इफ, जैसे, दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, जैसे कि वो मेरा फियर जानते हो, मेरे फियर को समझते हो। देखिए यहाँ पर ये एक जो लाइन एक स्टाइल है, व्यंग है, कटाक्ष है ये पेरेंट्स पे। यहाँ पर बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बच्चा कह रहा है कि जब मैं कभी उनको कहता हूँ कि आप बड़े और प्रोटेक्टिव, और इस बात को कह करके उनको चिढ़ाता हूँ, छेड़ता हूँ, परेशान करता हूँ, तो वो कहते हैं अरे तुझे क्या पता, तुझे कैसे पता चलेगा, अभी इस बात को समझने के लिए तू बच्चा है, अभी तेरे बात ये समझ में नहीं आएगी, तू हमारा इकलौता बच्चा है और तू हमारी आंखों का तारा है। तो ये तो तेरे को तब समझ में आएगी, ये बात तब समझ में आएगी जब कभी तू जा कर के पेरेंट बन जाएगा, पिता बन जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई बच्चों, जो बच्चे होते हैं पेरेंट्स के लिए उनकी क्या वैल्यू होती है, वो कितने डियर होते हैं, उनको कितने प्यारे होते हैं। और इकलौते बच्चे की बात फिर कुछ और हो जाती है, तो तुम्हें अभी ये बात समझ में नहीं आएगी। तो लेकिन बच्चा क्या कह रहा है बाद में, एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, कि जैसे वो तो मेरा सारा डर समझते हैं, मेरी सारी शंकाएं जो है, मेरा डर है, मेरे भय है मेरा, वो जैसे वो तो समझते हैं। कह रहे हैं कि वो तो मुझे तो कह रहे हैं कि तुझे हमारा डर समझ में नहीं आएगा, तुम्हें हमारा फियर अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे कि वो तो मेरे फियर को समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा टीन एज में होता है तो उस टीन एज में बच्चे की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बच्चा अपने करियर को लेकर के परेशान होता है, बच्चा जैसे पिंपल्स आ जाए उनको लेकर के परेशान होता है, और बहुत सारी समस्याएं हैं जो फिजिकली हैं, मेंटली हैं, तो उनको लेकर के बच्चा जो है ना बड़ा कंफ्यूज्ड रहता है। और कभी कभार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स उस बात को समझ नहीं पाते,
और मोस्टली नहीं समझ पाते हैं। तो उसी फियर की यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जैसे वो तो कहते हैं कि तुझे तो हमारा फियर अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे कि उनको तो मेरा फियर अभी समझ में आ रहा है कि मैं कौन कौन सी समस्याओं से जूझ रहा हूँ। तो ये एक स्टायर है। तो यहाँ ये एक ऐसी एज होती है जिसमें पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चे को, और कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये उसका जो फियर है, डर है, उसको पेरेंट्स रिमूव कर सकते हैं यदि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करें तो। आई टू हैव माई फियर, मेरे भी अपने डर हैं, मेरी भी अपनी शंकाएँ हैं। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी, कल तक तो कोई डर नहीं था। बट सडनली, लेकिन अचानक, आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहाँ से, इट हैज़ अपीयर्ड, ये आ गया। कह रहा कि मेरी अपना डर है, मेरा अपना डर है, मेरी अपनी शंकाएँ हैं, कल तक तो ऐसा डर नहीं था, कल तक तो ऐसी कोई शंका नहीं थी, बट पता नहीं अचानक से ऐसा डर कहाँ से आ गया है। इट फिल्स ऑल माई वेकिंग थाट्स, वेकिंग थाट्स का मतलब जागृत जो विचार हैं, इसने भर दिया है, मीन्स ये छा गया है मेरे जागृत विचारों पर। एंड हॉन्ट्स माई ड्रीम्स टू, और मुझे सपने में भी, स्वप्न में भी मुझे परेशान करता है, वहाँ पर भी ये विचार मेरे दिमाग पर छाया रहता है। आई ट्राई टू डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब होता है दूर भगा देना, किसी चीज़ को निकाल देना। आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, मैं इस डर को भगाने की कोशिश करता हूँ, इस डर को मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ, ओनली कार्ड्स फियर, केवल डरपोक जो होते हैं वही डरते हैं। आई एम नो कार्ड, मैं डरपोक नहीं हूँ। बट दिस ब्रेवडो डजेंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये जो बहादुरी है, ये जो डींग है, ये जो मेरा दबंगईपना आप जिसे कह सकते हैं, ये ज़्यादा देर टिकता नहीं है। ये मेरी बहादुरी ज़्यादा देर चलती नहीं है। थोड़ी देर बाद में फिर मुझ पे वो फियर जो है, वो डर जो है, वो छा जाता है। द मोर आई थिंक ऑफ इट, जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ, द स्ट्रोंगर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, इस जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ, इस डर का होल्ड मुझ पे उतना ही ज़्यादा हो जाता है, मीन्स ये डर उतना ही ज़्यादा मुझ पे छा जाता है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, मैं अपने जैसा रहा ही नहीं, यानी कि जैसा मैं हुआ करता था वैसा मैं अब रहा ही नहीं। आई हैव बिकम अ स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, मैं तो खुद से ही अजनबी हो गया हूँ, मैं अपने आप से ही अजनबी हो गया हूँ। Till the other day, I used to feel happy when Amma walked in unannounced, surveyed the room, gently chided me, is this a room or a pigsty? तो नरेटर कह रहा है, कुछ दिन पहले तक आई यूज़ टू फील हैप्पी, मुझे बड़ी खुशी होती थी, व्हेन अम्मा वॉकड इन, जब मदर अंदर आ जाती थी, अनअनाउंस्ड, बिना बताए, सर्वेड, और निरीक्षण करती थी, द रूम, कमरे का, जेंटली चाइडेड मी, और मुझे प्यार से डांटती थी। तो बच्चा कह रहा है कि कुछ दिन पहले तक मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मुझे बड़ी खुशी होती थी जब मेरी मदर थी बिना बताए मेरे कमरे में आ जाती थी, फिर निरीक्षण करती थी, चीज़ों को देखती थी और मुझे प्यार से डांटती थी। इज दिस अ रूम और अ पिगस्टी, और फिर वो पूछती थी कि ये कमरा है या पिगस्टी है। पिगस्टी मीन्स क्या होता है, जहाँ पर जो सूअर रखने की जो जगह होती है, दैट इज़ कॉल्ड पिगस्टी। तो कुल मिलाकर के वो रूम को गंदा रखता था, तो इसलिए कहती थी कि ये पिगस्टी है या कमरा है जो इतना गंदा इसको कर रखा है। एंड क्विकली गोट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और जल्दी ही लग जाती थी कमरे की सफाई करने में, जिस काम के लिए वो आई थी वहाँ पे। सी वुड वर्क एट इट विद अ टोटल डेडिकेशन, और वो इस काम को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ करती थी। द बुक्स वुड गो बैक इनटू द बुक केस और साइड रैक, जो बुक्स थी वो वापस बुक केस में चली जाती थी या फिर साइड रैक में चली जाती थी। तो बच्चा कह रहा है कि मेरी जो मदर थी, जो बुक्स मैंने इधर उधर उनको स्प्रेड किया हुआ था, फैला रखा था, तो मदर क्या करती थी, बुक्स को बुक केस में रख देती थी या साइड रैक में रख देती थी, मीन्स कमरे को डेकोरेट करती थी, सफाई करती थी उसकी। द कैप्स एंड पेन्स पुल्ड अपार्ट बाई मी, पुल्ड अपार्ट बाई मी मीन्स मेरे द्वारा जो खींचे जाते थे। तो बच्चे क्या करते हैं, पेन को और उसकी जो कैप होती है उसको अलग कर देते हैं। तो ये भी क्या करता था, जो कैप थी पेन से अलग कर देता था। वुड गेट रीयूनाइटेड, और अब वो वापस रीयूनाइट हो जाती थी, जुड़ जाती थी। तो मदर क्या करती थी, वो जो ढक्कन था पेन का, जो कैप थी, वो पेन पे लगा देती थी, जिसको बच्चा दूर कर देता था, यानी कि अलग अलग कर देता था। बिट्स एंड पीसेज
ऑफ क्रेयंस दैट डॉट द फ्लोर गो इनटू द बिन। बिन का मीन्स डस्टबिन। जो बिट्स एंड पीसेस, जो टुकड़े थे छोटे छोटे, ऑफ क्रेयंस, क्रेयंस का मतलब क्या होता है, जो मोम से बना हुआ जो चौक होता है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे, दैट डॉट द फ्लोर, जो फर्श पर बिखरे रहते थे, वुड गो इनटू द बिन, डस्टबिन, मीन्स वो डस्टबिन में चले जाते थे। तो मदर क्या करती थी, वो छोटे छोटे टुकड़े थे जो क्रेन्स के, उनको उठा करके डस्टबिन में डाल देती थी। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल, और टेबल से जो धूल मिट्टी थी वो झड़ जाती थी, मीन्स वो झाड़ दी जाती थी। मदर उस टेबल को साफ कर देती थी। एंड द रूम वुड गेन अ फ्रेश लुक, और कमरा फिर से तरोताज़ा हो जाता था, फ्रेश हो जाता था। हाउ आई हेट हर नाउ वेन सी डज दैट। अब देखिए ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। आगे साइन देखिए, एक्सक्लेमेटरी का साइन है। जब आप कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, हाउ आई हेट हर नाउ, अब मैं उनसे नफरत कैसे कर सकता हूँ, वेन सी डज दैट, अब जब वो ऐसा करती है, मीन्स अब जब वो बिना बताए मेरे कमरे में आ जाती हैं, सर्वे करती हैं, तो मैं अब उनसे कैसे हिट कर सकता हूँ। यानी कि जब वो कुछ साल पहले की बात है, कुछ दिनों पहले की बात है, तब तक तो ठीक था, मदराती थी, उसे खुशी मिलती थी। लेकिन आज ऑल ऑफ सडन क्या क्या हुआ, उसे अचानक क्या होने लग गया है कि अब उस माँ का जो आना है रूम में उसे पसंद नहीं आ रहा है। तो वो कह रहा है कि जब कुछ दिन पहले तक मुझे सब अच्छा लगता था, तो आज मैं कैसे उस चीज़ से नफ़रत कर सकता हूँ, आज मैं कैसे मदर से नफ़रत कर सकता हूँ, उनके आने से नफ़रत कर सकता हूँ, जो पहले आती थी जब तो मुझे सब कुछ ठीक लगता था। तो इसीलिए कह रहा हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट, अब जब वो वैसा ही करती है तो मैं कैसे उनसे नफ़रत कर सकता हूँ। आई हैव पुट अप अ वार्निंग ऑन द डोर, और अब कह रहा है कि मैंने जो दरवाज़ा है उस पर एक वार्निंग चिपका दी है, एक वार्निंग लगा रखी है। नॉक बिफोर यू एंटर, कि कोई भी, उसने एक वार्निंग लगा दी है कि नॉक बिफोर यू एंटर, कमरे में अंदर घुसने से पहले नॉक करें। बीनीथ द अबव इंस्ट्रक्शंस इज अ वार्निंग, और वो जो इंस्ट्रक्शन है उसके नीचे एक वार्निंग है। क्या है वो वार्निंग, माई रूम, मेरा कमरा, लव इट और हेट इट, ये कमरा मेरा है, आप इसे, आपको चाहिए बात अच्छी लगे चाहिए बात अच्छी ना लगे, लेकिन आप जब एंटर करेंगे रूम में तो पहले नॉक करेंगे। आगे देखते हैं, अम्मा सीज द नोटिस बट बिहेव्स एज इफ मीन्स होता है मानो। अम्मा उस नोटिस को देखती है, उस इंस्ट्रक्शंस को और उस वार्निंग को देखती है, बट बिहेव्स, लेकिन ऐसे बिहेव करती है एज इफ मानो इट इज़ ग्रीक और लैटिन, कि जैसे ये इंस्ट्रक्शन जो है, वार्निंग जो है, ग्रीक या लैटिन में लिखी हुई है, जो मदर को समझ में ही नहीं आ रही है। मीन्स वो देख लेती है उसे, लेकिन वो ऐसा बिहेव करती है जैसे उसको ये बात समझ में ही नहीं आ रही हो, क्योंकि ये किसी ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में लिखी हुई है। सी कंटिन्यूज टू स्टेप इन टू माई रूम अनमाइंडफुल ऑफ माई प्राइवेसी। सी कंटिन्यूज टू स्टेप इन टू माई रूम, तो वो मेरे कमरे में आती रहती हैं लगातार, अनमाइंडफुल ऑफ माई प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी की, मेरी निजता, मेरा जो एकांत है उसकी परवाह किए बिना। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड, मैं उनको कैसे समझाऊं दैट आई नीड प्राइवेसी, कि मुझे ज़रूरत है किसकी, प्राइवेसी की। अब पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते ना कि भाई बच्चे को प्राइवेसी चाहिए, और बच्चा सोच रहा है कि मुझे प्राइवेसी मिले। तो वो यही कह रहा है कि मेरी मदर जो है, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मेरी बात समझ नहीं पा रही है। वो हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड, अब उनको कैसे समझाऊँ दैट आई नीड प्राइवेसी। इफ़ ओनली सी, इफ़ ओनली का मतलब होता है काश, जैसे इफ़ ओनली आई वर अ किंग, काश के मैं राजा होता। इफ़ ओनली सी सेंसेज द gossamer thin curtain that has come up between me and my parents। तो गोसामर थिन कर्टेन का मतलब होता है वो पतला सा, जो मकड़ी के जाले के समान, जो एक थिन पतला सा जो कर्टेन है, पर्दा है, दैट हैज़ कम अप बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स। इफ़ ओनली सी सेंसेस, काश के वो समझ पाती, काश के वो इस बात को फील कर पाती, सेंस कर पाती, समझ पाती कि वो जो एक पतला सा मकड़ी के जाले के समान पर्दा मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में आ चुका है, काश के उस पर्दे को वो समझ पाती, यानी कि काश वो एक छोटी सी दूरी है उसको समझ पाती। इज़ दिस वॉट ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट,
अब देखिए ये बात देखिए, इज दिस वॉट ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट। क्या बड़े होने का यही मतलब है, क्या बड़े होने का यही अर्थ है? अबाउट अ मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, कि जो निजता है, निजता का विषय। अ स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स, रिश्तों का टूटना, बंधनों का टूटना। तो ये कह रहा है कि क्या बड़े होने का मतलब यही है क्या कि हम अपनी निजता के विषय में सोचें, और जो रिश्तों में एक दरार ला देती है, जो बॉन्ड्स है रिलेशनशिप में, वो स्नैप हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यदि हम प्राइवेसी हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिएगी तो फिर रिश्तों में क्या आएगा, स्नैपिंग तो होगी ही होगी। हु वॉन्ट्स टू स्नैप बॉन्ड्स विद वंस पेरेंट्स, हु वॉन्ट्स, कौन चाहता है, टू स्नैप, ब्रेक करना, बॉन्ड्स विद वंस पेरेंट्स, अपने माता पिता से अपने जो रिलेशंस हैं, बॉन्ड्स हैं, बंधन हैं, उनको कौन तोड़ना चाहता है? नॉट आई, मैं तो बिल्कुल नहीं। द वेरी थॉट मेक्स मी क्राई, इसका विचार मात्र जब मेरे माइंड में आता है तो मैं रोने लग जाता हूँ, मीन्स इसका विचार मुझे रुला देता है। येट आई फील आई एम ड्रोविंग अवे फ्रॉम देम, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं उनसे दूर हो रहा हूँ। अब यहाँ दूर होने का मतलब क्या है कि प्राइवेसी बच्चों को चाहिए और धीरे धीरे फिर उनमें थोड़ी सी दूरियां आने लगती है। ये एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है किसकी, टीनेज की। जब बच्चा 20 साल का 22 साल का हो जाता है उसके बाद ये चीज़ उसके माइंड में नहीं आती है, फिर वो उसकी जो सोच है, थिंकिंग है, वो अलग होती है और यहाँ पर बात कुछ अलग होती है। तो यहाँ पर ज़रूरत होती है बच्चे को मॉनिटरिंग की, और वो मॉनिटरिंग कौन करेगा, उसके पेरेंट्स करेंगे घर पे। स्कूल में जाता है तो टीचर करेंगे, घर पर उसके पेरेंट्स करेंगे। तो मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, और जिस बच्चे की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है उस बच्चे को समस्याएं ज़्यादा आती है। अगर मॉनिटरिंग सही हो गई है, टाइम से बच्चे को सही तरीके से गाइड कर दिया गया है, तो फिर समस्याओं से वो बाहर आ जाता है। लेकिन समझना पड़ेगा पेरेंट्स को भी बच्चों को किस टाइप की प्राइवेसी चाहिए और कैसी प्राइवेसी उनको दी जा सकती है। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को भी सोचनी होती है और पेरेंट्स सोचते भी हैं। और बच्चों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स यदि और प्रोटेक्टिव हो रहे हैं तो वो किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस एज में, टीन एज में, बच्चा इस बात को नहीं समझ पाता कि वो जो बच्चे, जो पेरेंट्स हैं वो और प्रोटेक्टिव क्यों हो रहे हैं। जब वो बड़ा होगा, जब वो पेरेंट बन जाएगा, तब उसे बात समझ में शायद अच्छे से आ पाएगी। लेकिन मॉनिटरिंग होना बड़ा ज़रूरी है बच्चों की। हु वॉन्ट्स टू स्नैप बॉन्ड्स, ये हमने किया है। एम आई इमेजिनिंग, कह रहा कि क्या मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूँ, क्या ये मैं सिर्फ और सिर्फ ये कल्पना तो नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ। अप्पा इज वॉचफुल एंड वेरी, जो अप्पा हैं मीन्स जो फादर हैं वो बड़े ही वॉचफुल हैं, वेरी हैं, और इनका मतलब होता है बड़े ही, जैसे ध्यान रखा जाता है जब बच्चे का, तो वहाँ पर पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, वॉचफुल हो जाते हैं, बच्चे का ध्यान रखते हैं, बड़े सावधान होते हैं पेरेंट्स। और वेरी का मतलब भी होता है सतर्क रहना, चौकन्ने रहना। तो अगर आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि अप्पा इज वॉचफुल, कि पापा हैं बड़े सावधान हैं, बड़े वेरी हैं, सतर्क हैं। वेन ही मीट्स मी, जब वो मुझसे मिलते हैं। ऑफ कोर्स, निसंदेह, इज आइज ग्लीम विद जॉय, उनकी आंखें चमक उठती हैं खुशी से, यानी खुशी के मारे। वेन एवर आई वॉक इन टू इज प्रेजेंस, जब मैं कभी उनके पास जाता हूँ। तो कह रहे कि निसंदेह पापा की आंखों में एक चमक आ जाती है खुशी के साथ जब कभी मैं उनके पास जाता हूँ। बट इज इट एज स्पॉन्टेनियस, लेकिन ये क्या उतनी ही स्वाभाविक है? स्पॉन्टेनियस को समझिए, देखिए आप स्पॉन्टेनियस राइटर बन सकते हैं, स्पॉन्टेनियस स्पीकर बन सकते हैं। स्पीकर मान लीजिए, जब स्पॉन्टेनियस है जिसका मतलब है कि विचार ऑटोमेटिक आ रहे हैं, स्वाभाविक आ रहे हैं, आपके माइंड से आइडियाज़ आ रहे हैं और आप बोलते चले जा रहे हैं। ऐसे जब आप लिखते हैं तो यदि आप स्पॉन्टेनियस राइटर हैं तो ऑटोमेटिक विचार आपके आते हैं, वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं, आइडियाज़ आते हैं और आप लिखते चले जाते हैं। तो बट इज इट एज स्पॉन्टेनियस एज इट यूज टू बी, लेकिन वो कह रहा है कि क्या ये खुशी, क्या ये प्रसन्नता उतनी ही स्वाभाविक है, स्पॉन्टेनियस है, जितनी ये हुआ करती थी, जितनी ये पहले हुआ करती थी जब मैं बच्चा था। और एम आई अनेबल टू फील इट्स वार्मथ बिकॉज ऑफ द कर्टेन दैट हैज़ कम अप बिटवीन अस, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं वो जो वार्मथ है, वार्मथ का मतलब यहाँ क्या है, मधुरता, जो प्यार है, अफेक्शन है,
उसको मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, अनेबल टू फील, उसको मैं महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ। किसकी वजह से? उस कर्टेन की वजह से, उस महीम पर्दे की वजह से, उस मकड़ के जो मकड़ी का जाला होता है उस टाइप का जो पर्दा हमारे रिलेशनशिप के बीच में आ गया है, कहीं उसकी वजह से। तो ऐसा नहीं है कि मैं उस मधुरता को, उस अफेक्शन को, उस लव को, उस वार्मथ को, उस गर्मी को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मे बी बिकॉज ऑफ द कर्टेन, हो सकता है कि उस पर्दे की वजह से ही सीज मी एज समवन डिफरेंट, तो हो सकता है कि इस पर्दे के वजह से, इस पर्दे के कारण मुझे वह कोई भिन्न व्यक्ति समझते हैं, मुझे कुछ डिफरेंट पर्सन वो समझते हैं। आ रैदर मिस्टी फिगर, मिस्टी का मतलब क्या होता है? धुंधला होता है। एक ऐसी फिगर, एक ऐसी आकृति जो धुंधली है। इम्प्रेसाइज, इम्प्रेसाइज मीन्स होता है संदिग्ध, डाउटफुल। वैग, वैग मीन्स होता है अस्पष्ट। एंड इल्यूसिव, इल्यूसिव का मतलब भी होता है, इल्यूसिव का मतलब होता है भ्रामक, जो इल्यूजन से भरी हुई है। डेवलपिंग अ फॉर्म दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गॉज। अब गोज मीन्स क्या होता है? गोज का मतलब होता है किसी चीज़ को आंक लेना। तो यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि हो सकता है कि इस पर्दे की वजह से वो मुझे कोई भिन्न व्यक्ति समझते हैं, ऐसा समझते हैं मानो कि मैं किसी हद तक धुंधली आकृति हूँ, जो संदिग्ध है, अस्पष्ट है और भ्रामक है, तथा जो ऐसा रूप धारण कर रही है जिसे आंक लेना उनके लिए कठिन है। डेवलपिंग अ फॉर्म का मतलब जो ऐसा रूप धारण कर रही है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम, जो उनके लिए मुश्किल है, टू गोज, आंक लेना। मे बी ही टू स्केर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, हो सकता है कि वो भी इस न्यू फिगर से, नई आकृति से डरे हुए हों। स्केर्ड हो मीन्स भयभीत हों। इज दैट वाई एट टाइम्स ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बी आउटली अफेक्शनेट। इज दैट वाई, क्या यही तो वजह नहीं है, यही तो कारण नहीं है, एट टाइम्स की कभी कभार, ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बी आउटली अफेक्शनेट। तो बच्चा कह रहा है क्या यही तो वजह नहीं है, यही कारण तो नहीं है कि मेरे जो फादर हैं वो अतिरिक्त प्रयास करते हैं टू बी आउटली अफेक्शनेट, प्रत्यक्ष रूप से स्नेहशील होने का। तो आउटली का मतलब हो गया प्रत्यक्ष रूप से, अफेक्शनेट मीन्स स्नेहशील। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। मे बी ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम, हो सकता है कि वो कोशिश करते हो अपने अंदर के भय को, डर को, आशंका को मिटाने की, मारने की, बाय ट्रीटिंग मी विद कॉशन। तो जिस तरीके का मेरे साथ वो कॉशियस बिहेव कर रहे हैं, स्नेहशील, सावधानी पूर्वक जो बिहेव करते हैं, हो सकता है इसकी वजह से वो अपने अंदर के जो आशंका है, जो डर हो है, उसको मारने की कोशिश करते हों। ही फाइंड्स सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज अ चाइल्ड, तो मुझे मेरे साथ बच्चे जैसा बिहेव करके वो सेफ्टी महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। ही रन्स इज फिंगर्स थ्रू माई थिक करली हेयर, होल्ड्स माई हेड क्लोज टू इज चेस्ट एंड पैट्स मी। ही रन्स इज फिंगर थ्रू माई थिक करली हेयर, वो अपनी जो उंगली है वो घुमाते हैं किसमें? माई थिक, मेरे जो डेंस जो हेयर हैं, यानी कि जो घने बाल हैं, करली और जो घुंघराले बाल हैं। होल्ड्स माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट एंड पैट्स मी, और मेरा जो सर है वो अपने वक्ष स्थल पर लेकर के जाते हैं, यानी कि अपनी चेस्ट के पास लेकर के जाते हैं और मुझे पैट्स करते हैं। तो कहने का मतलब है वो मुझे अपनी छाती से लगा लेते हैं और अपनी जो उंगली है उसको वो क्या करते हैं, मेरे बालों में घुमाते हैं जो थिक हैं, करली हैं, और मुझे पैट करते हैं, थपथपाते हैं। आई वुड नॉट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं उनसे हेट करता हूँ जब वो ऐसा करते हैं, यानी कि जब मेरे फादर इस तरीक़ा का बिहेवियर मेरे साथ करते हैं, मुझे अपने वक्षस्थल से लगाते हैं, मेरे बालों में अपनी उंगली जब वो घुमाते हैं और मेरे जब थपथपाते हैं मुझे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जब वो ऐसा करते हैं तो मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। बट आई एम नॉट एबल टू इन्जॉय इट एज आई यूज़ टू, लेकिन अब मैं इस चीज़ को इन्जॉय नहीं करता हूँ, यानी कि अब ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है जैसा ही मुझे लगा करती थी। तो यहाँ पर एक बच्चा क्या कह रहा है, नैरेटर ये कह रहा है कि अब
जब मैं टीन एज में आ गया हूँ तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं बच्चा था, चाइल्डहुड में था, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगा करती थी। जिस तरीके से पापा मुझे अपने गोद में लेते थे, अपनी छाती से लगाते थे, मेरे बालों में हाथ घुमाते थे, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन अब नहीं लगती है। वंस आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंगली बाई अप्पा। तो एक समय तो ऐसा भी था जब अप्पा के द्वारा स्नेहपूर्वक पकड़े जाने पर मैं समस्त संसार को न्योछावर कर सकता था। तो कह रहा है कि एक टाइम तो ऐसा भी था कि जब अप्पा मुझे इस तरीके से पकड़ते थे तो मैं पूरे संसार को उन पे न्योछावर कर सकता था। नाउ आई फील एज इफ इट इज़ नॉट वॉट अप्पा शुड डू टू मी, बट नाउ आई फील, लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ मानो एज इफ़ इट इज़ नॉट वॉट अप्पा शुड डू टू मी, लेकिन अब मुझे ऐसा फील होता है कि अप्पा को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक डिफरेंस है, ये एक चेंज आया है बिहेवियर में बच्चे के भी, कि बच्चे को पहले जो चीज़ें अच्छी लगती थी आज वो चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो अपने आप को ग्रोन अप समझने लग गया है, बड़ा समझने लग गया है। इज इट नॉट टाइम, क्या समय नहीं आ गया है? आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ, दैट ही ट्रीट्स मी एज ग्रोन अप, कि अप्पा को मेरे साथ बिहेवियर कैसा करना चाहिए, उनको मेरे साथ बड़ों जैसा बिहेव करना चाहिए, मीन्स मुझे बड़ा समझना चाहिए, बच्चा नहीं समझना चाहिए। स्पेशली व्हेन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन, और ख़ास तौर पे उस समय जब वो मुझे रिमाइंड कराते रहते हैं टू बिहेव लाइक वन, कि मैं बिहेव कैसा करूं, बड़ों जैसा। जैसे पेरेंट्स कभी कभार कहते हैं बच्चों के, भाई अब तू बड़ा हो गया है तो बड़ों जैसा बिहेवियर किया कर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब मेरे अप्पा मेरे को ऐसा कहते हैं, जब मुझे रिमाइंड कराते हैं कि भाई मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे बड़े जैसे बिहेव करना चाहिए, तो वो मेरे को बड़ा क्यों नहीं मानते, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों नहीं करते कि जैसे मैं बड़ा हो गया हूँ, वो मुझे आज भी बच्चा क्यों समझते हैं। आई फॉल एंड स्लीप एंड स्क्रीम विद पेन बिकॉज ऑफ स्प्रेन, अम्मा इज ऑल काइंडनेस। अब देखिए यहाँ पर एक इंसिडेंट को बता रहा बच्चा। आई फॉल, मैं गिरता हूँ, स्लीप, फिसल जाता हूँ, एंड स्क्रीम, और चीखता चिल्लाता हूँ, विद पेन, दर्द से, पीड़ा से, बिकॉज ऑफ अ स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब होता है जब पैर में मोच आ जाती है, जब आपका जो पैर है वो ट्विस्ट हो जाता है, मोच आ जाती है उसमें। तो आई फॉल, मैं गिरता हूँ, स्लीप, फिसलता हूँ, स्क्रीम, चीखता चिल्लाता हूँ, दर्द से, जब मुझे मोच आ जाती है पैर में। अम्मा इज ऑल काइंडनेस, माँ बड़ी दयालु होती है, क्योंकि माँ माँ होती है, माँ में ममता होती है। नॉट अप्पा, लेकिन फादर नहीं। अम्मा तो कैसी है, काइंडनेस है, यानी काइंड है, लेकिन अप्पा नहीं है। ई ग्राउल्स, वो गुर्राते हैं, कौन, अप्पा गुर्राते हैं। यू आर 14 समीर, यानी कि कह रहा है कि जब मेरे को मोच लगती है और मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, तो अम्मा तो बड़ा काइंड बिहेव करती है मेरे साथ, क्योंकि माँ तो माँ होती है, लेकिन अप्पा ऐसा नहीं करते, वो तो गुर्राते हैं। वो तो क्या कहते हैं, यू आर 14, 14 साल के हो गए तुम समीर, इट इज़ टाइम यू लर्न हाउ टू बेयर पेन, अब तुम्हें सीख जाना चाहिए, तुम्हें सीख लेना चाहिए कि दर्द को किस तरीके से सहन किया जाता है। विद स्टोइक क्रेज, स्टोइक क्रेज का मतलब होता है एक ऐसी हिम्मत जिसमें आप कंप्लेंट नहीं करते हैं। तो कह रहा है कि बिना कंप्लेंट किए, हिम्मत के साथ तुम्हें इस दर्द को, इस पीड़ा को सहन करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि अब तुम 14 ईयर्स ओल्ड हो चुके हो। यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, अब तुम बच्चे नहीं रहे। अब देखिए पेरेंट्स भी कभी कहते हैं कि तुम बच्चे नहीं रहे, कभी कहते हैं तुम बच्चे हो, लेकिन एक बात को समझना पड़ेगा, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि पेरेंट्स के लिए जो बच्चा होता है वो बच्चा ही होता है, चाहे वो कितने ही साल का क्यों ना हो जाए। मान लीजिए आपके पेरेंट्स 100 ईयर्स हैं और आप हैं 80 ईयर्स, तो आप उनके लिए बच्चे ही तो रहेंगे, वो आपको बड़ा नहीं समझते। पेरेंट्स कभी बच्चे को बड़ा समझ भी नहीं सकते, ये उनका प्यार है बच्चे के लिए। आई कांट फॉरगेट दोज वर्ड्स, और वो कह रहा है कि मैं इन वर्ड्स को नहीं भूल सकता, इन शब्दों को मैं नहीं भूल सकता हूँ, ये मेरे माइंड से नहीं जाते हैं। नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, इससे पहले कि अप्पा ऑफिस से घर वापस आएँ, यानी कि अप्पा के घर ऑफिस से घर आने से पहले, आई वॉक अप टू अम्मा, मैं अम्मा के पास जाता हूँ। सी वेलकम्स मी विद अ बिग स्माइल, और वो एक बड़ी स्माइल के साथ मेरा स्वागत करते, यानी खुशी के साथ मेरा स्वागत करती हैं, हंसते हुए। बट द स्माइल टर्न्स इनटू अ फ्रॉन व्हेन आई आस्क हर वेदर आई कुड गो फॉर अ पार्टी एट विशाल्स हाउस, लेकिन उनकी जो खुशी है, स्माइल है, टर्न्स इनटू अ फ्रॉन, वो फ्रॉन में बदल जाती है।
यानी कि अप्रसन्नता में बदल जाती है। फ्रॉन का मतलब क्या होता है, जब आपकी भौहें चढ़ जाती है ऊपर, जब आप व्हेन यू गेट एंग्री, जब आप गुस्सा होते हैं ना, तो आपकी जो भौहें थोड़ी तन जाती हैं, चढ़ जाती हैं ऊपर, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रॉन। सो बट द स्माइल टर्न्स इनटू अ फ्रॉन, लेकिन जो स्माइल है वो फ्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि गुस्से में बदल जाती है। थोड़ा अम्मा को गुस्सा आ जाता है हल्का सा। व्हेन आई आस्क हर, जब मैं उनसे पूछता हूँ, मीन्स वो नाराज़ हो जाती है जब मैं उनसे पूछता हूँ, वेदर आई कुड गो फॉर अ पार्टी एट विशाल्स हाउस, कि क्या मैं विशाल के घर पे जो पार्टी है उसमें जा सकता हूँ। अम्मा सेज, अम्मा कहती है, मस्ट बी बैक बिफोर 9, चले तो जाओ लेकिन 9 बजे से पहले घर आ जाना। तो ये जो है 9 बजे से पहले घर आ जाना, बच्चों को समझना पड़ेगा कि ये पेरेंट्स की कंसर्न है, चिंता है। वो प्रेशर नहीं बना रहे, आप पे दबाव नहीं डाल रहे, क्योंकि टीन एज में बच्चे को व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, ही इज़ नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड दैट, वो इस लायक नहीं होता है कि वो इस बात को समझ पाए। इसलिए पेरेंट्स की कंसर्न होती है बच्चे को लेकर के। इसलिए मदर क्या कह रही है कि चले तो जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन 9 बजे से पहले घर वापस आ जाना। अम्मा आई एम ग्रोन अप नाउ, तो बच्चा कह रहा है कि अम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, ऑल माई फ्रेंड्स लीव, टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, जब तक कि मेरे सारे दोस्त ना चले जाएं। तो कह रहा है कि मदर क्या मैं वहाँ उस पार्टी में उस समय तक नहीं रुक सकता जब तक कि मेरे सारे दोस्त ना चले जाएं। आई आस्क, मैं पूछता हूँ, यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर ओन, आई यू थिंक, तुम सोचते हो। अब देखिए समीर, अब मदर पूछ रही है उससे, मदर कह रही है कि यू थिंक, तुम सोचते हो, यू आर ओल्ड इनफ, कि तुम इतने बड़े हो गए हो, टू बी ऑन योर ओन, कि तुम अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, अपने मन की मर्जी चला सकते हो। समीर रिमेंबर यू आर स्टिल अ चाइल्ड, याद रखना बेटा अभी भी तुम बच्चे ही हो। इवन दो यू थिंक अदरवाइज, तुम चाहे कुछ भी समझो। तो मदर कह रही है कि बेटे तुम चाहे कुछ भी समझो, लेकिन याद रखना तुम अभी बच्चे ही हो। यू आर एट एन इन बिटवीन एज, अ टीन एजर, तुम अभी इन बिटवीन एज में हो, यानी कि ना तो तुम अभी चाइल्डहुड में हो, ना तुम अभी अडल्टहुड में हो, तुम अभी एडोलसेंस में हो। ठीक है, एडोलसेंट हो तुम, एक टीन एजर हो, तो तुम एक बीच की एज में हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि बच्चा ना वयस्क हुआ है, ना बच्चा भी बच्चा रहा है, चाइल्डहुड में रहा है, अब वो क्या हो गया, एक टीन एजर हो गया है। तो मदर कह रही है याद रखना बेटा अभी तुम एक ऐसी एज में हो जो इन बिटवीन एज कही जाती है, टीन एजर हो अभी तुम, अभी तुम्हें दुनियादारी का ज़्यादा पता नहीं है। दैट रेजिज माई हैकल्स, रेजिज माई हैकल्स का मतलब होता है दैट मेक्स मी एंग्री, यह बात मुझे गुस्सा दिला देती है। आई स्टैम्प माई फीट, मैं अपने पैर पटकता हूँ। साउट एट हर, पैर पटकने का मतलब ज़मीन पे मारना पैर। आई साउट एट हर, और मैं उस पर चिल्लाता हूँ। आई एम ओल्ड इनफ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। ओल्ड इनफ का मतलब मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि दैट आई कैन टेक माई डिसीजन ऑन माई ऑन, कि एंड व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर मी आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट, कि मैं इस बात का फैसला ले सकता हूँ। आई कैन हैंडल द सिचुएशंस, तो वो इसीलिए कह रहा है कि आई एम ओल्ड इनफ, अम्मा ओल्ड इनफ टू बी ऑन माई ओन, और मैं इतना बड़ा तो हो चुका हूँ कि आई कैन टेक माई डिसीजन ऑन माई ओन, कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकूँ, अपना भला बुरा सोच सकूँ। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक अ किड, और यहाँ पर देखो समीर क्या कह रहा है, आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक अ किड, अब मैं किसी को ऐसा अलाउ नहीं करूँगा कि लोग मुझे बच्चा समझे। मीन्स आई डू नॉट वॉन्ट टू बी ट्रीटेड लाइक अ किड एनी मोर, अब मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ बच्चे जैसा बिहेव किया जाए, मुझे बच्चा समझा जाए। सी गिव्स मी अ स्टर्न लुक एंड अजर्ट फर्मली, तो गिव्स मी अ स्टर्न लुक इसका मतलब होता है कठोर दृष्टि डालना, वो मुझे कठोर दृष्टि से देखती है। एंड अजर्ट्स फर्मली, और अडिग तरीके से कहती है। माई डिसीजन इज़ फाइनल, मेरा जो निर्णय है डिसीजन है वो फाइनल है, मीन्स जो कह दिया सो कह दिया। नो पार्टी फॉर यू, तुम्हारे लिए अब कोई पार्टी नहीं, अब तुम किसी पार्टी में नहीं जाओगे। नोट टुडे नोट एवर, आज ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं। तो मदर यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में और क्या कह रही है कि मेरा डिसीजन फाइनल है और तुम किसी भी पार्टी में नहीं जाओगे, आज ही नहीं बल्कि कभी भी तुम किसी भी पार्टी में नहीं जाओगे। आई डो नॉट वॉन्ट यू टू एंड अप, एंड अप का मतलब क्या होता है, एंड अप मीन्स होता है कि जब कोई इंसान कुछ बन के रह जाता है, कुछ बन जाता है, ठीक है, एक अवांछित स्थिति में पहुंच जाता है, तो वो क्या कह रहा है कि आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एंड अप एज अ वाइल्ड कोल्ट। वाइल्ड कोल्ट का मतलब होता है जो जंगली घोड़े का बच्चा होता है, या आप कह सकते हैं अनसिविलाइज्ड,
जो असभ्य होता है, जैसे हुलीगन्स हो जाते हैं, गवार हो जाते हैं जो बिल्कुल, तो कह रहा है कि आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एंड अप एज अ वाइल्ड कोल्ट। मैं नहीं चाहती कि तुम एक जंगली घोड़े के बच्चे जैसे बन के रह जाओ, तुम एक गवार बन करके रह जाओ, एक असभ्य बन करके रह जाओ। तो ये जो हो रहा है वार्तालाप, कन्वर्सेशन चला हुआ है मदर और सन के बीच में, तो ये कंसर्न है मदर की। इसे कोई भी बच्चा ये ना समझे कि इम्पोज की जा रही है बात को। सी हैज़ हर वे, उनकी मर्जी चलती है। आई मिस द पार्टी, मैं पार्टी को मिस करता हूँ, मैं पार्टी से वंचित रह जाता हूँ, पार्टी में नहीं जा पाता हूँ। बट इट डज़ नॉट इंडियर हर, इंडियर हर का मतलब होता है प्रिय बनाना। लेकिन उनकी जो ये बात थी, जो उन्होंने मुझे पार्टी में नहीं जाने दिया, ये उनको मेरा प्रिय नहीं बनाती है। आई सल्क, मैं नाराज़ हो जाता हूँ। सल्क का मतलब होता है जैसे मुंह फुला लेना। मुंह फुलाने का मतलब क्या है? टू गेट अनॉयड, नाराज़ हो जाना। आई डो नॉट टॉक टू हर फॉर अ होल डे, और पूरा दिन मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। ठीक है ना, आई डो नॉट टॉक टू हर फॉर अ होल डे, पूरा दिन भर मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। सी कॉक्सिज मी, वो मुझे मनाती है, बहलाती है। प्लेकेट्स, प्लेकेट्स का मतलब है शांत करना, वो मुझे शांत करती है। टिल, उस समय तक। आई स्कम, जब तक कि मैं हार नहीं मान लेता। स्कम का मतलब है हार मान ले, जब तो वो मुझे स्कम टू हर मोली कोडलिंग। मोली कोडलिंग का मतलब क्या होता है? मोली कोडलिंग का मतलब होता है कि जब दुलार से, जब आवश्यकता से ज़्यादा किसी को प्यार आप दिखाते हैं, दुलार करते हैं, लाड लटाते हैं, प्यार करते हैं, तो क्या कह रहा है कि सी कॉक्सिज मी, प्लेकेट्स मी टिल आई स्कम्ब टू हर मोली कोडलिंग। जब तक कि मैं उनके प्यार दुलार के सामने हार नहीं मान लेता हूँ, तब तक वो मुझे मनाती है, शांत करती है। देन आई हग हर एंड क्राई, फिर मैं उनसे लिपट जाता हूँ और रोता हूँ। पैट कम्स हर, पैट कम्स हर रिमार्क। पैट का मतलब यहाँ पर तुरंत। कम्स हर रिमार्क, तो उनकी तुरंत उनकी टिप्पणी आती है, उनका रिमार्क आता है। और क्या आता है वो? अब 14 अ बॉय मस्ट नो हाउ टू, एट 14 अ बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस। वो कहती है कि बेटे, जब एक बच्चा 14 साल का हो जाता है, 14 ईयर्स का हो जाता है, तो उसे पता होना चाहिए कि अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, अपने आवेग को किस तरीके से नियंत्रण में किया जाता है। 14 साल की एज में इस बच्चे को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। दैट इज़ द ट्रबल, प्रॉब्लम तो यही है, समस्या तो यही है। एम आई अ चाइल्ड, क्या मैं बच्चा हूँ? और हैव आई ग्रोन अप, और क्या मैं बड़ा हो गया हूँ? सो दैट इज़ द कन्फ्यूज़न। अब बच्चा जो है, कभी उसको बच्चा कह देते हैं पेरेंट्स, कभी उसको कहते हैं कि तू बड़ा हो गया है। सो दैट क्रिएट्स द कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ द किड। बच्चा क्या कह रहा है कि समस्या तो यही है, क्या मैं बच्चा हूँ, क्या मैं बड़ा हो गया हूँ? वेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली वॉट आई एम, मेरे माँ बाप कब समझेंगे, मेरे पेरेंट्स कब समझेंगे कि मैं हूँ क्या आखिर? ईदर आई एम अ चाइल्ड और आई एम अ ग्रोन अप, कि मैं बच्चा हूँ या बड़ा हो गया हूँ। ये बात मेरे पेरेंट्स को कब समझ में आएगी? आई कांट बी बोथ एट द सेम टाइम, अब दोनों तो एक समय पर मैं हो नहीं सकता, कि भी एक ही समय पर मैं बच्चा भी हो जाऊँ और एक ही समय पर मैं ग्रोन अप भी हो जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मे बी आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ, हो सकता है मैं दोनों का मिश्रण हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। दैट इज़ वॉट मेक्स माई फियर सो स्कैरी, और यही वजह है, यही बात है जो मेरे फियर को, मेरी शंका को, आशंका को, मेरे डर को स्कैरी बनाती है, डरावना, फ्राइटनिंग बनाती है। आई नो माई फियर विल डाई इफ़ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड। वो कह रहा है कि मुझे पता है, आई नो, कि मेरा जो फियर है, मेरी जो आशंका है, डर है, वो ख़त्म हो जाएगा, वो मर जाएगा यदि मेरे पेरेंट्स मुझे बच्चा समझना छोड़ दें। मीन्स वो एक्सेप्ट कर लें कि मैं ग्रोन अप हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। बट नो, लेकिन नहीं, दे विल नॉट डू दैट, दे विल नॉट डू दैट, वो ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, उनके अपनी शंकाएँ हैं, उनके अपने डर हैं। दैट इज़ वाई अम्मा सेज, इसीलिए अम्मा कहती है, एवरी टाइम, हर समय, आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, जब मैं अपने आप को कहने की कोशिश करता हूँ, यानी कि अपनी बात को जब मैं दृढ़ता से कहने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ का मतलब होता है जब मैं अपनी बात को दृढ़ता से कहने की कोशिश करता हूँ। तो अम्मा सेज एवरी टाइम, हर बार क्या कहती है? एट योर एज, तुम्हारी एज में, यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीज। लीज का मतलब क्या होता है?
जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनके गले में जो चेन वगैरह डाली जाती है उनको कंट्रोल करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लीस। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है, कंट्रोल करना। तो मदर कह रही है एट योर एज यू नीड टू बी केप्ट ऑन लीस। भाई तुम्हारी एज में तुम्हें कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। कंट्रोल में रखने का ज़रूरत का मतलब ये है बच्चों यहाँ पर कि तुम्हें मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तुम्हें सही और गलत जो चीज़ें हैं उनको, उनमें डिफरेंस बताने की ज़रूरत है। तो तुम्हें यहाँ पर नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। अगर यहाँ कंट्रोल तुम पे से हटा लिया गया तो यू माइट टेक रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग स्टेप। तो ये उस तरीके की बात यहाँ पर हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर दिया, कुछ करने ही नहीं देना, नहीं, चीज़ को सही तरीके से समझना ज़रूरी होता है। अगर हम हल्का सा भी चीज़ को गलत समझ लेते हैं तो फिर वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है बात। इट इज़ फॉर योर गुड, ये तुम्हारी भलाई के लिए समीर। तो यहाँ देखिए मदर की कंसर्न है। मदर क्या कह रही है कि बेटा ये तुम्हारी जो एज है ना, इसमें तुम्हें मीन्स तुम्हारी एज के सभी बच्चों को पेरेंट्स को कंट्रोल में रखना पड़ता है, उनको सही गलत समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। ये तुम्हारी भलाई के लिए है। वी शैल टेक द लीस ऑफ, हम इस कंट्रोल को, इस नियंत्रण को हटा लेंगे। वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो कह रहा है कि हम इस कंट्रोल को हटा लेंगे, हम इस नियंत्रण को तुमसे हटा लेंगे जब तुम इस लायक हो जाओगे, कैपेबल हो जाओगे, ये जान पाओगे कि सही क्या है, गलत क्या है। फ्रीडम नेवर कम्स इन अ डे, आज़ादी, स्वतंत्रता कभी एक दिन में नहीं आती है। फ्रीडम विल बी योर्स वंस वी फील यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल सिचुएशंस। फ्रीडम विल बी योर्स, आज़ादी तुम्हारी होगी, मीन्स तुम आज़ाद हो जाओगे। वंस वी फील, जब एक बार हमें इस बात का एहसास हो जाए कि तुम इतने मैच्योर हो चुके हो कि तुम सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो पेरेंट्स कह रहे हैं, यानी कि मदर कह रही है कि जब हमें लगेगा कि हाँ भाई तुम अब इस लायक हो चुके हो कि सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो, तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, तुम्हारे ऊपर कोई लीस नहीं लगाएंगे। वेन विल दैट बी, आई आस्क, तो मैं पूछता हूँ, समीर पूछता है कि वो दिन कब आएगा, ऐसा कब होगा। अप्पा वॉक्स इन, अप्पा अंदर आते हैं। अम्मा वार्म्स अप टू हिज प्रेजेंस विद अ जेंटल नोड। नोड का मतलब होता है जैसे गर्दन को हिलाना। तो जब अप्पा अंदर आते हैं तो क्या होता है कि अम्मा जो है वार्म्स अप का मतलब थोड़ा सा उत्साहित हो जाना, टू हिज प्रेजेंस। तो अम्मा थोड़ा उत्साहित होती है, अपनी जो विद अ जेंटल नोड, अपनी जो गर्दन है उसको थोड़ा जेंटल तरीके से हिलाती है। देन टेल्स मी, और फिर मुझे कहती है, समीर एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज़ में समय लगता है बेटा। अ फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू अ फ्रूट, एक फ्लावर जो है वो फ्रूट बनने में समय लगाता है, उसको टाइम लगता है। इट टेक्स अ ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट, तुम्हें भी तो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में टाइम लगता है, समय लगता है, 1 साल का समय लगता है। सी ग्रीन्स, और फिर वो हंसने लग जाती है। अप्पा केयर्सिस माई आर्म्स एंड सेज, अप्पा मेरी जो आर्म है, मेरी जो भुजा है, उसको क्या करते हैं, सहलाते हैं। केयर्सिस का मतलब सहलाना। आई नो यू हैव योर फियर्स, मुझे जैसे होता है ना भाई, आपने किसी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसको आप केयर्सिस कर रहे हैं, उसको सहला रहे हैं, तो ऐसे पापा करते हैं बच्चे के साथ। आई नो यू हैव योर फियर्स, और पापा क्या कह रहे हैं बच्चे को, मुझे पता है कि तुम्हारी आशंकाएं हैं, तुम्हारे डर हैं। वी हैव आवर्स, लेकिन हमारे भी बेटे डर हैं, हमारी भी आशंकाएं हैं। वी मस्ट फाइट आउट फियर्स टुगेदर, एक काम करते हैं, हम सभी लोग मिल करके इन आशंकाओं को, इन डर को, इन मिलके इनके साथ लड़ते हैं, यानी कि इनको मिल करके दूर भगाते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड आवर कंसर्न, तुम्हें हमारी चिंता को समझना पड़ेगा। देर आर सो मैनी टेम्पटेशंस, बच्चों ध्यान से सुनेंगे इस पैराग्राफ को, ये बहुत ही खूबसूरत पैराग्राफ है और निचोड़ है ये एक, और बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर बात को कहा गया है। एक बार दोबारा से शुरू से लेते हैं। अप्पा केयर्स माई आर्म्स एंड सेज, अप्पा मेरी आर्म, जो मेरी बाजू है, मेरी भुजा है, उसको क्या करते हैं, सहलाते हैं। आई नो यू हैव योर फियर्स, और कहते हैं कि मुझे पता है कि बेटा तुम्हारे अपने डर हैं, आशंकाएं हैं, फियर हैं। वी हैव अवर्स, लेकिन हमारे भी आशंकाएं, हमारे भी डर हैं। वी मस्ट फाइट आवर फियर्स टुगेदर, आओ हम अपनी आशंकाओं के खिलाफ, अपने डर के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर के लड़ते हैं और उनको दूर भगाते हैं।
यू मस्ट अंडरस्टैंड आवर कंसर्न्स, तुम्हें हमारी चिंताओं को समझना पड़ेगा, तुम्हें हमारी चिंताओं को समझना पड़ेगा। यानी कि टीन एजर जो बच्चे हैं, जो टीन एजर्स हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि जो पेरेंट्स की जो कंसर्न्स होती हैं बच्चे को लेकर के, उनको भी उन टीन एजर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उनको ये नहीं मानना पड़ेगा कि वो आप पे चीज़ें इम्पोज कर रहे हैं, वो थोप रहे हैं चीज़ें आप पे। एक्चुअली उनका डर जायज़ है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है एंड दे नो वेल व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। जो एक बच्चे को नहीं पता होता सारी बातें, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पता, लेकिन बहुत सारी बातें जो नहीं पता होती है, तो वही चीज़ एक कंसर्न पेरेंट्स की होती है कि मेरे बच्चे के लिए क्या ठीक है क्या गलत है। तो इसीलिए पापा कह रहे हैं कि यू मस्ट अंडरस्टैंड आवर कंसर्न्स, तुम्हें हमारी कंसर्न्स को समझना पड़ेगा। देर आर सो मैनी टेम्पटेशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेम्प्ट करती हैं, लुभाती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आकर्षित कर लेती है एक बच्चे को। टू विच अ यूथ इज़ ड्रॉन, जिनकी तरफ एक यूथ जो है, एक जवान बच्चा जो वो खिंचा चला जाता है। यानी कि बहुत सारे टेम्पटेशंस हैं, लुभाने वाली बातें हैं जो बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। आई डो नॉट वॉन्ट टू लिस्ट दैम, मैं उनको सूचीबद्ध नहीं करना चाहता। मीन्स मैं तुम्हारे सामने उनकी एक लिस्ट नहीं बनाना चाहता कि जैसे ये चीज़ है, ये है, ये है, ये है। यू नो दैम नाउ, तुम्हें उन चीज़ों के बारे में पता है, उन टेम्पटेशंस के बारे में तुम्हें पता है। कम टू अस, हमारे पास आओ। टॉक टू अस ओपनली, हमसे बात करो खुल करके। ये देखिए पापा ने बहुत अच्छी बात कही है कि बेटा यदि तुम्हें कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तुम हमारे पास आओ। कोई फियर है, कोई डर है, हमें खुल करके बताओ, अपनी सारी बातें बताओ। देखिए एक बच्चे के लिए सबसे अच्छे अगर फ्रेंड इस दुनिया में कोई, इस प्लानेट पे कोई है, तो वो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके पेरेंट्स, क्योंकि वो कभी भी उसके साथ चीटिंग नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि उनको एक दूसरे का फ्रेंड बन के रहना पड़ेगा। तो फिर ज़िंदगी खूबसूरत होगी, समस्याएं परेशानियां भाग जाएंगी। लेकिन अगर बच्चा दूर रहेगा या पेरेंट्स दूर रहेंगे तो समस्याएं ज़्यादा क्रिएट होंगी। तो पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी इस चीज़ को समझना होगा और उनको एक दूसरे का फ्रेंड बनना पड़ेगा। और यही बात पापा यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कम टू अस, हमारे पास आओ। टॉक टू अस ओपनली, हमसे खुल करके बात करो। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, आओ दोस्त बनना सीखते हैं। यानी कि दोस्त, लेट टू बी फ्रेंड्स, आओ दोस्त बनना सीखते हैं। मीन्स एक दूसरे के फ्रेंड्स बनते हैं। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स, और बेटे जो भी एडवाइस हम तुम्हें देते हैं ना, उस एडवाइस को ऐसे लो, ऐसे एक्सेप्ट करो जैसे कि वो एडवाइस तुम्हारे कोई सच्चे मित्र से तुम्हारे पास आई है। यानी कि कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त तुम्हें वो सलाह दे रहा है। क्योंकि इस एज में फ्रेंड्स का इम्पैक्ट जो होता है बच्चे पर बहुत ज़्यादा होता है। तो पापा यही कह रहे हैं कि बेटे जो भी एडवाइस हम तुम्हें देते हैं ना, तुम एडवाइस ये मान लेना कि वो एडवाइस तुम्हारे एक सच्चे दोस्त ने तुम्हें दी है। वी इन टर्न प्रोमिस, और हम तुम्हें बदले में एक प्रॉमिस करते हैं, डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट टू योर व्यू पॉइंट, जो तुम्हारा दृष्टिकोण है, जो व्यू पॉइंट है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसकी तारीफ़ करने के लिए जो हम कर पाएंगे वो सब कुछ करेंगे। इस बात का हम वादा करते हैं। विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड, और देखो पापा एक बात कह रहे हैं लास्ट में कि क्या तुम मुझे अपना एक सच्चा दोस्त बनाओगे, क्या तुम मुझे अपना एक सच्चा दोस्त बनने दोगे। मीन्स क्या तुम मुझे अपना एक सच्चा दोस्त बनाओगे। और उसके बाद मम्मी कह रही है मी टू, मुझे भी, बेटा मुझे भी अपना दोस्त बना लो। अम्मा लिफ्ट्स माई चिन, अम्मा मेरी ठोड़ी को उठाती है, एंड स्माइल्स इनटू माई आइज़, और मेरी आंखों में देख करके मुस्कुराती है। आई प्रेस हर पाम एंड ग्रीन हैप्पीली, मैं उसकी जो पाम है, हथेली है, उसको प्रेस करता हूँ, दबाता हूँ और हंसता हूँ खुशी खुशी। वी आर थ्री फ्रेंड्स, हम तीन दोस्त हैं, बाउंड बाई लव। और बाउंड बाई लव का मतलब क्या हो गया है, स्नेह के बंधन से बंधे हुए। तो हम तीन दोस्त हैं और तीनों मित्र कैसे हैं, स्नेह के, लव के, प्यार के बंधन से बंधे हुए। वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हार्ट्स फॉर द अदर्स, और हम कभी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो दूसरों को हर्ट करे, नुकसान पहुंचाए, चोट पहुंचाए। दैट्स इट, ये हुई ना बात। वी आर हैप्पी नाउ, अब हम खुश हैं। वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर, और अब हमारे जो डर हैं, शंकाएँ हैं, आशंकाएँ हैं, वो सब भाग गई हैं, दूर हट गई हैं। अप्पा जेंटली रफल्स माई करली हेयर, और मेरे जो अप्पा हैं
मेरे जो पापा हैं वो क्या करते हैं, मेरे जो कर्ली हेयर हैं उनको रफल कर देते हैं, उनको अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और ये तो पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी इस चैप्टर को रीड करना बहुत अच्छा है। आप इस चैप्टर को रीड करके आप अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई हैं। तो पेरेंट्स आपके साथ जो ट्रीटमेंट करते हैं आप उसको अदरवाइज़ लेंगे तो फिर ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, आपके अंदर नेगेटिविटी आ सकती है। आपको समझना पड़ेगा पेरेंट्स की कंसर्न, क्योंकि टीन एज जो होती है इसमें बच्चा जो है, ये साइकोलॉजिस्ट इसे एज ऑफ स्टॉर्म कहते हैं, तूफ़ानों की एज कहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो बच्चे के माइंड में चलती रहती हैं। अब उस तूफ़ान को शांत किस तरीके से किया जाता है, उस तूफ़ान को सही डायरेक्शन किस तरीके से देनी है, ये पेरेंट्स, आपके टीचर्स हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो अगर वो आप पे कोई चीज़ आपको बता रहे हैं कि बेटा ये डायरेक्शन सही है, तो आप उसको मानें, उस चीज़ को समझें। मैं ये नहीं कह रहा कि यू आर अनेबल टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन दैट रिलेट्स टू यू, बट कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन यदि हमें सही तरीके से मॉनिटर किया जाए, सही तरीके से गाइड किया जाए, तो हमारा डिसीजन बहुत खूबसूरत हो सकता है और हम बहुत खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी में ग्लाइड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो अच्छा एक चैप्टर रहा। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। कोशिश पूरी की गई है समझाने की, और आर के मूर्ति का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि जो उन्होंने इतना खूबसूरत चैप्टर लिखा है। तो चलिए बच्चों, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, कंटेंट को अच्छे से समझें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नहीं किया अभी तक, तो शेयर करें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। और आज 14 अगस्त 2020 है, कल 15 अगस्त 2020 है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में आप लोगों को। जैसा कि ये पेंडेमिक की वजह से अब हम लोग स्कूल कॉलेज में कहीं जा नहीं सकते हैं, गैदर हो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने घर पर बैठ कर के अपने घर, अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ हम इस डे को एंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।